जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो एसी रिपेयर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसी के सिस्टम के बारे में। आखिर एसी कितने सिस्टम से मिलकर बना होता है, क्या क्या सिस्टम यूज होता है। तो हम पिछला वीडियो में देखे थे कि एसी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसी के बारे में जानते हैं। आज पढ़ेंगे हम एसी के सिस्टम में एसी आखिर कितने सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो गाइज, हमारा एसी जो है वो दो सिस्टम से मिलकर बना होता है। पहला हमारा हुआ मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम माने कि वैसे सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेंट या गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो आखिर एसी में कितने मैकेनिकल सिस्टम है तो उसके बारे में बताएंगे आगे। और फिर हमारा हुआ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि वैसे एसी का सिस्टम जिसमें विद्युत का यूज होता है या विद्युत संचालित सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम। तो आखिर एसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो मैकेनिकल होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल होते हैं, और सिस्टम जो हुआ वो किस तरह कार्य करता है। एसी का जो आज हम मैप है, नक्श जो डायग्राम है वो बनाएंगे। तो गाइस, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम होता है उसमें मुख्यतः चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा हुआ कंप्रेसर, दूसरा हो गया हमारा कंडेंसर कॉइल, तीसरा हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब, और चौथा हुआ हमारा कूलिंग कॉइल। इन चारों के वर्क को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। तो कोई अगर पूछ दे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल किसे कहते हैं तो हम बता देंगे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, कूलिंग कॉइल, इन चारों के वर्क को हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। मतलब कि मैकेनिकल सिस्टम पढ़े हैं तो हमको रेफ्रिजरेशन सिस्टम पता ऑटोमेटिक चल गया। तो ये हुए हमारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ, उसके अंतर्गत चार कार्य होते हैं। तो इनसे एसी कार्य करता है। फिर हमारा जो बचा हुआ है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आपको पता ही है कि वैसे सिस्टम जिसमें विद्युत का संचार होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, क्या क्या यूज होता है, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले हम मैकेनिकल सिस्टम को क्लियर कर देते हैं। और ये जो चारों हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, कैपिलरी ट्यूब और कूलिंग कॉइल, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। और ये आप समझ जाते हैं अच्छे से तो उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझाएंगे। तो गाइस, मैंने डायग्राम बना दिया है। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए किस तरह डायग्राम काम करता है, इसका कार्य को समझिए, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट जो है ये डायग्राम ही है। अगर आप डायग्राम को समझ जाते हैं अच्छे से तो आप जो मैकेनिकल सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सर्कल, उसको समझ जाएंगे। तो जो डायग्राम है जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए, सबसे पहले हम बनाए हैं कंप्रेसर। तो ये मेरा कंप्रेसर हो गया। अब कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, तो जो गैस होता है, गैस कभी भी लो टेम्परेचर के साथ और लो प्रेशर के साथ होता है। लेकिन कंप्रेसर जो है इतना कंप्रेस कर 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 कर, कर मतलब दबा दबा कर उस गैस को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। उसको कन्वर्ट करने के बाद आगे जो होता है एक लाइन होता है जिसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से आगे की तरफ भेजता है। तो आगे जाने के बाद ये कंडेंसर कॉइल, इस कंडेंसर कॉइल को हीटिंग कॉइल भी कहते हैं, तो उसमें जाता है। इसमें जाने के बाद धीरे धीरे इसका जो होता है नो हीटिंग, फिर धीरे धीरे रिजेक्ट, मतलब कि बाहर जाने लगता है। उस हीट को ये जाते जाते थोड़ा कम कर देता है, मतलब जो हीट होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। आपने स्प्लिट एसी का देखा ही होगा, दो हिस्सा, एक अंदर होता है एक बाहर वाला। तो अंदर वाला कूलिंग करता है, किंतु जो बाहर का हिस्सा होता है उसमें यही कंडेंसर कॉइल होता है जिससे हमेशा गर्म हवा निकलता है। तो जो रूम का गर्म हवा होता है वही इसके थ्रू निकलता है। तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पूरा मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ और पढ़ाना क्या चाहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा गैस है, गैस को हम गैस नहीं बोलते हैं, गैस एक लोकल भाषा हुआ, लेकिन इसके अंदर जो होता है रेफ्रिजरेंट होता है, उसका असली नाम रेफ्रिजरेंट है। उस तो जो रेफ्रिजरेंट है वो इसके थ्रू होते होते आगे जाता है। आगे जाने के बाद एक फिल्टर लगा होता है जो कि जो उस
रिफ्रिजरेंट है उसके अंदर का जो अशुद्धियाँ या नमी होता है तो उसको सोच कर अपने अंदर इसका खींच लेता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है जो कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर अशुद्धि हो या नमी हो उसको ये अपने अंदर खींच मतलब अवशेषित कर लेता है। फिर उसके बाद हमारा हुआ कैपिलरी ट्यूब। तो जो कैपिलरी ट्यूब होता है वह सुई का जो नोक होता है ना फ्रेंड्स, जैसे सुई हुआ इसका नोक हुआ ना इससे भी पतला। आप इंजेक्शन लेते होंगे तो देखे होंगे, सुई लिया है ना टेटनस का या कोरोना वाला, तो उस समय आप देखे होंगे कि जो उसका सुई होता है बहुत पतला होता है, इसके अंदर इतना ज़्यादा भरा रहता है दवा, लेकिन इंजेक्शन देने पर धीरे धीरे जाता है अंदर, तो वही उतना ही पतला होता है जो हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है उतना ही पतला होता है। इसी के अंदर से जितना भी रेफ्रिजरेटर आता है धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा स्टोर भी होने लगता है, और ये हाई प्रेशर का जो हमारा रेफ्रिजरेंट था वो धीरे ज्यादा लोग थोड़ा मतलब कमजोर पड़ने लगता है। और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब के बाद हमारा जो ये कूलिंग कॉइल है तो उसके अंदर रेफ्रिजरेंट जाता है। उसके पास जाने से पहले जो कैपिलरी ट्यूब है वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका स्पीड को स्लो कर देता है। ये समझ लीजिए कि हमारा 3 इंच का पाइप जा रहा है या 2 इंच का पाइप जा रहा है और उसके आगे हम आधा इंच का पाइप लगा दे, जैसे कि देख लीजिए ये हमारा पाइप हुआ मोटा वाला, ये सब पाइप हुआ, और इसके बाद मोटा वाला पाइप है ना, और ये समझ लीजिए कैपिलरी ट्यूब है। तो इसके आगे लगा दे तो जो इतना ज़्यादा प्रेशर से जा रहा था वो यहाँ पर आगे पतला हो गया, तो इसका प्रेशर जो है कम तो होगा ही ना, वैसे ही काम करता है ये कैपिलरी ट्यूब। इसके प्रेशर जैसे पूरा तेजी से आएगा लेकिन यहाँ पर आता है तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका जो निकलने का पॉइंट है वही छोटा होता है, तो निकलने का जो पॉइंट है वही पतला है, तो जेन्युइन है कि इसका प्रेशर भी कमजोर थोड़ा कम होगा, तो इसका प्रेशर थोड़ा कम होकर आता है कूलिंग कॉइल में। और कूलिंग कॉइल को दोस्त इवेपोरेटर भी बोलते हैं, जिसका नाम इवेपोरेटर का ही है या कूलिंग कॉइल दोनों सेम है, इसीलिए मैं या करके इवेपोरेटर लिख दिया हूँ, कंडेंसर कॉइल का लिख दिया या हीटिंग कॉइल। इसको दो नाम से जाने जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे जो आपको याद रहे उस नाम से समझिए। तो कैपिलरी ट्यूब से जो हमारा लिक्विड जैसे रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वह जाकर कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल जो होता है ना थोड़ा मोटा होता है, इसके अंदर का जो पाइप होता है थोड़ा बड़ा पाइप होता है, तो इसके अंदर न वह चला जाता है। लेकिन यहाँ तक से ऐसे आते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका जो हाई प्रेशर था वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जो हीट था वो ज़्यादा रिजेक्ट हो यहाँ तक आते आते वो भी कमज़ोर पड़ जाता है, कि मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है बस यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब कमज़ोर पड़ने का मतलब कि वो माइनस में चला जाता है यहाँ तक आते आते। तो आप जानते ही हैं कि माइनस में चला जाए मतलब वो बहुत कूल बहुत ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होगा तो इसके जो कूलिंग कॉइल, इसका नाम ही है कूलिंग कॉइल, मतलब कूल मतलब ठंडा कॉइल, तो जो रेफ्रिजरेंट अगर ठंडा ठंडा इसके अंदर चला जाएगा और जो हमारा यही पर तो कार्य चालू होता है, जो एसी हवा खींचता है फिर ठंडा करके छोड़ता है, तो यही कार्य होता है। जो हमारा हवा है वो आएगा बाहर से, या आप समझ लीजिए एक फैन लगा हुआ है, ये एक फैन है, तो यहाँ से हमारा हीटिंग गर्म हवा आएगा, फैन खींचेगा, इससे टकराएगा तो हवा फिर वापस निकल जाता है इधर से, जैसे सीलिंग फैन देखे ना ऊपर नीचे होता रहता है या विंडो से में लेफ्ट राइट होता है, तो वहाँ से हवा निकल जाएगा, लेकिन जो हीट होगा ना वो अंदर इसके अंदर मतलब कि अपने अंदर अवशोषित कर लेगा जो रिफ्रिजरेंट है। तो अवशोषित करने के बाद जो वही नो थोड़ा मीडियम गर्म फैन में कूलिंग माइनस में था, रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे आते आते ठंडा से गर्म होने लगता है। जरूर जो हवा है वह तो ठंडा हो ही गया, क्योंकि गर्म चीज़ में अगर गर्म हवा टकराएगी तो गर्म होगी, लेकिन अगर बर्फ में ठंडा हवा टकराएगी तो वो तो ठंडा होबे करेगी। तो इसके अंदर माइनस में जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरा कूल्ड है, मतलब कूलिंग चिल्ड है, तो जो हवा टकराएगा इससे तो हवा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो हीटिंग है इसके अंदर जो कूलिंग था उसको कूलिंग को फिर धीरे धीरे कम कर देगी। फिर कंप्रेसर में आएगा तो कंप्रेसर फिर उसको प्रेस करेगा, उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, फिर ऐसे जाएगा। हाँ, ये जो लाइन से जो कूलिंग कॉइल से जो होकर रिफ्रिजरेंट आता है इस लाइन को हम सेक्शन लाइन बोलते हैं। सेक्शन लाइन हमेशा थोड़ा मोटा होता है जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है उसके मुकाबले। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को
हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन सर्कल या मैकेनिकल सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम से हमारा जो कार्य होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इसमें आ गया हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, हमारा कैपिलरी ट्यूब और कूलिंग कॉइल। हम फिल्टर को इसलिए ऐड नहीं करते हैं कि फिल्टर कुछ खास उतना भूमिका नहीं निभाता है। फिल्टर ना भी अगर है ना तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो कोई दिक्कत हो रहा है चीज़ समझने में या कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे आप चाहे तो यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पर, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझाएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो जो कि एसी रिपेयर चैनल से है तो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर करिए।